बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक ओपिनियन और मैं हूं आपके साथ ज़रियाब इरफान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक के बाद एक मुश्किलात की ज़द में है और 9 मई के मुकदमात में इंसदादी दहशतगर्दी अदालतों के ताज़ा तरीन फैसलों ने सियासी मंजरनामे में ज़लज़ला बर्पा कर दिया है। लाहौर, इस्लामाबाद और सरगोदा की 3 एटीसी अदालतों से एक ही दिन में तकरीबन 55 मुल्जिमान को 10-10 साल कैद की सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े रहनुमा एजाज चौधरी, अहमद खान बच्चड़, यास्मीन राशिद साहिबा, उमर सरफराज चीमा, अफजाल पहाट और बिलाल एजाज शामिल हैं। इन सबको यकसा तौर पर 10 साल कैद की सजा देने पर अदालती फैसलों पर संगीन सवालात उठने लगे हैं। कानूनी माहिरीन ये पूछ रहे हैं कि क्या वाकई इन सबका किरदार यकसा था। यास्मीन राशिद साहिबा को 10 साल कैद और इसी मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी की रिहाई ने इन फैसलों पर शकूक व शुबहात को मजीद गहरा कर दिया है। एजाज चौधरी की सजा के बाद पीटीआई की सेनेट में एक और नशिस्त कम होने का भी खदशा मौजूद है, जो कि हुकूमती इत्तेहाद के पलड़े को मजीद भारी कर सकता है। ये सब ऐसे वक्त में हो रहा है जो पीटीआई अपनी सियासी हिकमत अमली दोबारा तरतीब देने की कोशिश में है। 5 अगस्त को मीनार पाकिस्तान पर मुतवक्के बड़े जलसे को पार्टी अपनी सियासी ताकत का मुजाहरा बनाने की तैयारी कर रही है, मगर सवाल बरकरार है कि हुकूमत इस जलसे की इजाज़त देगी भी या नहीं। अगर ये शो तवक्कुआत पर पूरा ना उतरा तो मज़ाहमती सियासत के लिए ये बड़ा धचका हो सकता है। अंदरूनी इख्तलाफात और कानूनी मुश्किलात में घिरी पार्टी अपनी पोजीशन किस तरह बहाल करेगी और क़यादत में पैदा होने वाले खला को कौन पुर करेगा, ये अहम सवालात हैं। इसी दौरान बानी तहरीक इंसाफ के बेटे कासिम और सुलेमान अमरीका में अहम मुलाकातों में मसरूफ़ हैं, जिनके नताइज पर सबकी नज़रें मरकूज़ हैं। इत्तलात के मुताबिक बानी पीटीआई अडियाला से इस्लामाबाद की नई तामीर शुदा जेल में मुंतकिल करने की मनसूबाबंदी भी ज़ेर गौर है। यही तब्दीली आसानियों का पेश खेमा होगी या फिर मुश्किलात का एक नया बाब, इस पर बहस जारी है। इन तमाम तर सियासी हलचल के बीच मुल्क में बर्दाश्त और आबादारी के फ़रोग पर मुकालमा तेज़ हो रहा है। सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मिसाक मदीना और इखलाक नबवी में कौमी यगानगत और फ़िक्री वुसअत पर बात हो रही है, ताकि इंतहा पसंदी के रुझानात का खात्मा हो और मुआशरती हम आहंगी को तक़वियत मिल सके। मौजूदा सियासी इंतशार में ये पैगाम याद दिलाता है कि कौमी इस्तेहकाम का वाहिद रास्ता बर्दाश्त, फ़िक्री एतदाल और इत्तेहाद से होकर गुजरता है। इन टॉपिक्स पर प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार रिजवान रज़ी साहब, इसार राना साहब, अनवर रज़ा साहब। प्रोग्राम के आखिरी सेगमेंट में डॉक्टर पीर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब मसबी स्कॉलर हैं, वो भी हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं कल रात गए आने वाले फैसलों के हवाले से, क्योंकि इस मुल्क में अलग ही रवाज पैदा हो चला है गुज़िश्ता 2.5 से 3 सालों के दरमियान के जब हमने कोई फैसला देना होता है तो कभी कभी तो कई साल गुजर जाते हैं और बाज़ औक़ात चंद घंटों में, चाहे आपको रात 12 बजे भी क्यों ना अदालत लगानी पड़े, आप फैसले ज़रूर दिया करते हैं। लेकिन बहरहाल ये जो फैसले कल आए हैं पीटीआई पर 9 मई की केसेस के हवाले से, जो लटकती तलवार है वो उसने अब सर अपने सामने रख लिए हैं कि किस किस के सर पर ये जो तलवार है ये चलाई जा रही है। इसके असरात आने वाले दिनों में क्या होंगे पॉलिटिकली, और सबसे बड़ा इसका बेनिफिशरी कौन है, इस पर सबसे पहले बात कर लेते हैं। इसार राना साहब, आपसे आगाज करूंगी, मुझे बताएगा इन फैसलों का सबसे बड़ा बेनिफिशरी आपको कौन नजर आता है? देखें, इन फैसलों का बेनिफिशरी कोई हो या ना हो, लेकिन इन फैसलों का जो लूज़र है वो डेमोक्रेसी है। अच्छा। और इससे जो जमहूरियत को एक डेंट पड़ा है। अभी तो वो लोग जो भंगड़े डाल रहे हैं ना देख के आगे, उनको ये लग रहा है कि बस उन्होंने मैदान मार लिया, लेकिन आने वाले वक्त में उन्हें अंदाज़ा होगा कि उन्होंने डेमोक्रेसी को किस बुरी तरह तबाह करने में अपना किरदार अदा किया। और दूसरी, इसका सबसे बड़ा लूज़र हमारी अदलिया है। अच्छा। वैसे तो ठीक है, इससे ज़्यादा इत्तफाक व यगानगत नहीं हो सकती कि 3 अदालतों ने एक ही तरह का फैसला दिया। किसी ने को 9.5 साल की सजा नहीं की, 10 साल पर सजाएं सुनाई गई हैं। इसार राना साहब, बाटा रेट पर। हाँ जी, बाटा में इसलिए नहीं कह रहा था मैं कि कहीं कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से लफ्ज वो ना हो जाए, लेकिन ये कि 10 साल पूरे सब ने कहा कि भी 10 साल के तौर पे होगी। लेकिन अब पीटीआई का तो असल इम्तिहान अब असल में शुरू हुआ है, क्योंकि ये वाला इम्तिहान नहीं कि उन्हें सजाएं हो गई, ये वाला कि जिन्हें नहीं हुई वो असल इम्तिहान है। और अच्छा, ये भी एक बड़ा मसला है आप देखेंगे कि जिन्हें सजाएं नहीं हुई हैं, क्या मुतवक्के तौर पर ये माना जा सकता है कि उन पर गद्दारी के फतवे आने वाले दिनों में लगना शुरू हो जाएंगे? नहीं, सुने मैं एक बात, क्यों आएंगे, क्यों लगना शुरू हो जाएंगे? अगर हम ये समझे ना कि कोई चीज़ इंसाफ से हुई है ना, तो फिर हम कहेंगे यार ठीक है, इंसाफ के मुताबिक तो शाह महमूद कुरैशी
थे ही नहीं। तो जिन चीजों में सजा हुई है, वो जो मुलजिम थे वो कहाँ पे थे अवेलेबल? एक बैक वक्त में कोई 10 जगह पे कैसे कोई बंदा हो सकता है? हत्ता कि जो मलिक उससे आप अहमद बच्चन समझिए, साहब है, उनका आप नाम अंदली भी 9 मई बबासी की FIR में ठीक 1 साल बाद डाला गया था। डाला गया, ठीक है ना। मैं नाम देखे ना, मुराद रास ले लें, लाहौर से मैं कह रहा हूँ, हाँ। अंदलीब अब्बासी ले लें, ये वो लोग थे जिनकी वीडियोस मौजूद है वहां पे खड़े हुए। और जो औरत ये कह रही थी कि ये अंदर ना जाए, यूं ना हो जाए, यूं ना हो जाए, वो रगड़ी गई। तो इससे आपको अंदाजा होना चाहिए कि ये कोई कानून के तराजू में तोल के नहीं हुआ ये। ठीक है, PTI को सजा देनी है, वो उसे मिलेगी। और PTI को आप जिस तरह से चारों तरफ से बंद करने की कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह से चारों तरफ से, अभी तो इस खौफ से बहुत सारे लोगों ने तायब हो जाना है कि सानू 10 साल ना लग जाए। PTI के बहुत सारे MNAs ने तायब हो जाना है कि जी साड़ी वो MNA बरकरार रखें, हमारी सियासत बरकरार रखें, बोले क्या करना है, 10 साल सजा ना दें। अब इससे आपको अंदाजा नहीं है। आपको इन नाअहलियों से बचने का कोई रास्ता नजर आ रहा है फिलहाल? एक बंदा जंगल में जा रहा है, उसने कहा मैं जंगल में जा रहा था, आगे से शेर आ गया। तो उसके साथी ने पूछा फिर तू की किया? उन्होंने कहा फिर मैं की करना सी, शेर ने करना सी जो करना सी। अब जो हाथ में किसी और के है गेम, अब वो जिसे चाहे सजा दे दें, जिसे चाहे माफ कर दें। वैसे माफियों का वक्त मेरे कैलकुलेशन से थोड़ा गुजर गया है, क्योंकि अब तो सिर्फ रगड़ों का और सजाओं का सीजन शुरू होने जा रहा है। और इसमें कितने ये PTI रगड़े खा सकती है, कितने PTI का दमखम रह सकता है, वो अभी ये चंद दिनों में पता चल जाएगा आपको कि कहाँ खड़ा है। मेरी कैलकुलेशन में परवेज़ इलाही और शाह महमूद कुरैशी साहब किसी न किसी तरीके से PTI के ऊपर आके बैठेंगे। मैं बतौर सहाफ़ी ये कह रहा हूँ, मुझे उनकी नीयतों पे कोई शक नहीं है, कर भी नहीं सकता, लेकिन मैं सहाफ़ती अपने कैलकुलेशन अच्छा, से मैं एक चीज जरा आपसे थोड़ी सी आसान अल्फाज में पूछती हूँ, जो हम लोग पहले भी अक्सर बात किया करते हैं। साराना साहब, शाह महमूद कुरैशी, व्हाट इफ इन केस आगे चलकर अगर वो PTI को लीड करते हैं, तो आपको लगता है जो मौजूदा क़यादत है उससे तो कुछ कई गुना दर्जे बेहतर ही फैसला होगा कि कोई सियासी माइंड रखने वाली शख्सियत जो है वो पार्टी के मामलात को लेकर आगे चले? क्योंकि जो अब लोग मौजूद हैं, आपको पता है कि वो इस वक्त वकला जरूर रहे हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल एक होती है ना लीग को लेकर कंडक्ट करना या मामलात को लेकर चलना, वो पॉलिटिकल लीडरशिप नजर नहीं आती। बिल्कुल ठीक कह रही है। मैं बहुत दिनों से एक बात कह रहा हूं कि PTI में एक शहबाज शरीफ नहीं है। PTI को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। आप कह रहे हैं PTI को एक शहबाज शरीफ की जरूरत है, मैं कह रही हूं यास्मीन राशिद साहिबा को भी एक शहबाज शरीफ की जरूरत है। नहीं, यास्मीन राशिद जो है ना, अब उनका मामला कहीं कुछ और हो गया है। अच्छा। पूरी PTI को एक शहबाज शरीफ चाहिए जो उन्हें इस गिरदाब से निकाले। ठीक है, उस शहबाज शरीफ को उसी तरह का मैंडेट मिलना चाहिए जैसे नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को दिया था। अगर आप PTI ने इस क्राइसिस से निकलना है तो उनके पास सिर्फ एक ही रास्ता है। ठीक है। अदरवाइज इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट जैसे आमने सामने खड़े हुए हैं, इसमें इमरान खान ने माफी नहीं मांगनी, इस्टेब्लिशमेंट ने माफी देनी कोई नहीं। और इस चक्कर के अंदर इतनी तबाही फिर जानी है कि आप सोच नहीं सकते। ठीक है। अभी तबाहियों का जो सिलसिला शुरू हुआ है नाअहलियों की सूरत में, फैसले आने की सूरत में, रज़ी साहब कल भी हम इसी पर बात कर रहे थे, आपको तो मामला थोड़े बेहतर लग रहे हैं, लेकिन जो अगर हम ग्राउंड रियलिटीज देख लें तो वहाँ पे ऐसा लगता नहीं है कि हालात इतने कोई आसान है। और जैसे कि अभी पहले भी इसाराना साहब बातें कर रहे थे और मैंने भी ये कहा कि जिस तरीके से सर सजाएं सुनाई गई हैं, बड़ा रेट पर सजाएं सुनाई गई है ना, फलाने को भी 10 साल, ढिमकाने को भी 10 साल, और जिस तरीके से शाह महमूद कुरैशी साहब को सजा मतलब 9 मई से बरी कर दिया गया, यास्मीन राशिद साहिबा को क्या कहते सजा दे दी गई, आपको लगता है कि पार्टी के अंदर भी इन फैसलों की सूरत में तफरीक पैदा करने की कोशिश की जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान? और बड़ी मासूम पार्टी है जो इस तफरीक को कबूल भी कर लेगी, और उसके व्लॉगर्स और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट और TV एनालिस्ट जो हैं वो बैठ के इसके ऊपर भाषण भी देंगे। ज़ाहिर है इन फैसलों से डेमोक्रेसी कमज़ोर नहीं हुई, इस फैसले से वो सियासी पार्टियां कमज़ोर हुई हैं, वो पॉलिटिकल नरेटिव कमज़ोर हुआ है जो ये कहता है कि सियासतदानों के दरमियान डायलॉग ज़रूरी है। अच्छा। जितना भी बदतरीन हालात हों,
اور کمزور اس واحد شخص نے کیا ہے جو کہتا ہے میں صرف اسٹیبلشمنٹ سے مذاکرات کروں گا، کمزور اس نے کیا ہے۔ سیاسی پارٹیاں وہ کمزور ہوئی ہیں جو پولیٹیکل ڈائیلاگ کے اوپر وہ بھلے اقتدار میں بیٹھی ہوئی ہیں، شاید ان کو ان سیاسی جماعتوں شاید ان کو ابھی ان کے حق میں ان کے پاس ہوتا بھی تو نہیں ہے دینے کو۔ آپ کو سارا آپ میری طرف سے خود ہی سوال کرتی ہیں، خود ہی جواب دے لیتی ہیں۔ سر میں سوال آپ سے لے رہی ہوں نا، آپ میرے سوال کا جواب بھی دیں۔ میں آپ کو یہ کہہ رہی ہوں کہ رانا ثناء اللہ صاحب کو کل بھی میں ایک جگہ پہ بیٹھ کر سن رہی تھی، وہ بھی آپ والی باتیں کر رہے تھے، یوں کہہ لیجیے کہ آپ ان کی والی باتیں کر رہے ہیں کہ یہ سیاسی لوگوں سے بیٹھ کر مذاکرات نہیں کرتے۔ میں انہیں نہیں سنا۔ اچھا وہی کہتے ہیں کہ سیاسی لوگوں سے بیٹھ کر مذاکرات نہیں ہوتے، جب ان سے بات کرنے کے لیے جاتے تو رانا صاحب جیسے لوگ کہتے ہیں آپ ہماری حیثیت کے مطابق۔ دیکھیے میں رانا صاحب سے نا سیکھتا ہوں ہمیشہ، میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور چلیں چھوٹے بن جائیں، اسحار رانا صاحب جو ہیں میں ان سے ہمیشہ سیکھتا ہوں۔ تو ابھی انہوں نے جو کہا کہ ڈیموکریسی کمزور ہوئی ہے، ڈیموکریسی تو خیر پاکستان کے اندر کبھی مضبوط ہوئی نہیں تھی، لیکن وہ پولیٹیکل پارٹیز جو یہ کہتی تھیں کہ پولیٹیکل ڈائیلاگ ہونا چاہیے کسی بھی موضوع کے اوپر، بیسیکلی یہ ان کے لیے ایک شوق ہے، صدمہ ہے۔ باقی جہاں تک آپ نے بھی اور رانا صاحب نے بھی کہا کہ باٹا ریٹ پہ سزائیں ہوئی ہیں، میں نے وہ تھوڑا سا ایک دوست سے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ جناب 22 سال سے لے کے 37 سال تک کی سزائیں ہوئی ہیں سب کو، لیکن چونکہ مختلف جرائم کے اندر کر کے کولیکٹیو سزا 37 سال بنتی ہے اور وہ شروع ایک ہی وقت میں ہونی ہے، ساری سزائیں ایک ہی وقت میں شمار ہوتی ہیں۔ مطلب ایک بندے کو اگر مختلف جرائم میں 7 سال 3 سال 12 سال یا 10 سال کی سزا ہو گئی ہے تو سب سے زیادہ سزا جو ہوگی 12 سال والی وہ چلے گی اور باقی پیرلل چلیں گی، تو لہذا ٹوٹل اس نے 12 سال ہی بھگتنا ہوگی۔ تو چونکہ سب سے زیادہ سزا 10 سال ہے تو 10 سال انہیں بھگتنا ہے، ادروائز ان کو جو ہیں وہ 22 سے لے کے 37 سال تک کی مختلف دفعات کے تحت سزائیں ہوئی ہیں۔ بھائی جان ہون سروس آ گیا جو باٹا چھاٹ دیو اسحار رانا صاحب۔ اچھا جی، اب دیکھیے بات یہ ہے، جہاں تک بات ہے کہ پارٹی کے اندر دو اس وقت نریٹو ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ جو حکومتی نریٹو ہے، میں اس کو بعد میں کرتا ہوں، پہلے آپ کا کر لیتے ہیں کہ جناب اس طرح تو پارٹی کے اندر جو ہے وہ تفریق پیدا ہو جائے گی۔ دوسری سائیڈ کا یہ خیال ہے کہ یہ تو ہمارے بیانیے کی جیت ہو گئی کہ ہم نے میرٹ پہ ڈیل کیا ہے، جو قابو آتا تھا جس کا جرم بنتا تھا اس کو سزا ہوئی ہے، 5 ان کے علاوہ اور بھی تو لوگ ہوئے ہیں نا، بری ہوئے ہیں نا، یہ سب سے قاداور ہیں چونکہ اس لیے ان کا نام لے لیا جا رہا ہے۔ باقی وہ پاہٹ صاحب ہیں، ان کا صاحبزادہ جو ہے وہ بری ہو گیا ہے، خود وہ پینلائز ہو گئے ہیں۔ تو مطلب کہ سرکار کو یہ کہنے کا موقع ملا کہ بھائی جس کا جرم بنتا تھا اس کو سزا ہو گئی اور جس کا جرم نہیں بنتا تھا اس کو بری کر دیا گیا۔ اور آخری بات یہ ہے کہ جناب شاہ محمود قریشی صاحب سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، چیئرمین کی عدم موجودگی کے اندر یا پریزیڈنٹ کی عدم موجودگی کے اندر انہیں پارٹی سنبھالنا تھی، لیکن ان کے خلاف کم از کم 7 سے 8 اور دیگر مقدمات بھی ہیں، تو اس لیے وہ فوری طور پہ تو باہر آ نہیں رہے۔ تو اس لیے تمام احباب اور تمام دوست اس پارٹی کے جو ان کے خلاف بندوقیں تان کے بیٹھے ہیں وہ اپنی بندوقیں نیچے کر لیں، شاہ محمود قریشی صاحب ابھی باہر نہیں آ رہے۔ ٹھیک ہے انور رضا، جو ہم لوگ اپیلوں کے حوالے سے بات کریں کہ آگے چل کر یہ لوگ ہائی کورٹ میں جائیں گے، اور کل ملک احمد بچھڑ صاحب بھی اس سلسلے میں انہوں نے بھی میڈیا ٹاک کی، پریس کانفرنس بھی کی، پی ٹی آئی سلمان اکرم راجہ صاحب بھی یہی ساری باتیں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ لیکن آگے چل کر تو اگلے 2 مہینوں میں ہم دیکھیں تو گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی، ماشاءاللہ ہمارے ججز صاحبان جو ہیں وہ جا کے ناردرن ایریاز کی سیر کریں گے، کچھ تو ملک سے باہر بھی چلے جائیں گے۔ اور دوسرا یہ کہ ہم تو یہ سوچے تھے کہ شاید اخلاقی بنیادوں پر یاسمین راشد صاحبہ کو ہسپتال منتقل کر دیا جائے گا، کیونکہ ان کے بارے میں یہی خبریں اکثر سننے کو مل رہی ہوتی ہیں کہ ان کو اکثر اوقات رات گئے سانس لینے والی مشین لگائی جاتی ہے، اور جب لائٹ چلی جاتی ہے تب ان کی طبیعت پہلے سے زیادہ اکثر بگڑ جایا کرتی ہے۔ تو سر یہاں پر اخلاقی روایات تو ہے نہیں۔ ایک چھوٹی سی میں بات ایڈ کر لوں، جی اعجاز چودھری صاحب جو ہیں ان کو بھی دل کی تکلیف ہے، اور محمود الرشید صاحب جو ہیں وہ بھی بیمار ہیں، صاحب فراش ہیں، اور مجھے اس بات کا دکھ ہوتا ہے کہ صرف یاسمین راشد صاحبہ، وہ بھی ہمارے لیے قابل احترام ہیں، لاہور کے ایک آئیکن ہیں، لاہور کے اندر بڑے ان کے احسانات ہیں، لیکن ان کا بھی ذکر کیا کریں ساتھ میں، ان کے ساتھ بیچاروں کے ساتھ بہت برا سلوک ہو رہا ہے۔ دیکھیں ہم لوگ ایک خاتون کے حوالے سے بھی ایک وہ کہتے ہیں کہ نرم گوشہ رکھا جاتا ہے، جنگ میں بھی رکھا جاتا ہے سر، یہ تو پھر قید ہے۔ انور رضا بہت شکریہ زریاب۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رانا ثناء اللہ صاحب
और रजी साहब की जो जमहूरी सोच है वो बड़ी मुमासलत रखती है और दोनों बड़ी गहरी और बड़ी दूरस्थ बातें करते हैं ना, तो मैं भी बड़ा सीखता हूँ राना सनाउल्लाह साहब से भी और रजी साहब से भी। दूसरी बात देखिए कि हर जंग जीतने के लिए नहीं होती, जरा आप जंगें मुज़ाहमत के लिए लड़ी जाती हैं, जो कौमें याद रखती हैं। जंग जीतना या हारना एक तरफ, उसको छोड़ दीजिए। ये जो तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनमें जब इक़्तिदार की लालच खत्म होगी तो जमहूरियत मजबूत होगी। अक्रॉस द बोर्ड तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में बात कर रहा हूँ। अब आते हैं पार्टीज के अंदर किरदारों की बात। देखिए बहुत सारे मीर जाफर और मीर सादिक भी जमातों के अंदर मौजूद हैं। मेरे थोड़े को जरा ज्यादा जानिए। मैंने आपको पहले कहा था ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा और ये लोग अपना किरदार अदा करते रहेंगे। बहुत सारे लोग, मुझे एक सवाल मेरे जहन में आता है, आपको पता है कि राना सनाउल्लाह साहब ने यह भी कहा कि 60 दिन के अंदर अगर कोई सनद का हलफ नहीं उठाएगा तो वो डी सीट होगा। अब मुराद सईद आएंगे, देखेंगे, अगर पकड़े गए तो समझेंगे कि वो बिल्कुल नहीं उठाया था। जी 5 साल तक नहीं उठाया था, तो देखेंगे कि वो हलफ उठाएंगे या उन्हें डी सीट कर दिया जाएगा। ये भी जमहूरियत एक जरा पता चलेगा कि वाकई हम हकीकी जमहूरियत में जिंदगी बसर कर रहे हैं। दूसरी जानिब अगर आप देखिए सजाएं हुई, हमें अंदाज़ा था चूँकि केसेस और ग्राउंड रियलिटी बता रही थी कि ये केसेस इस तरह ही आगे कंप्लीट किए जाएंगे। आपने जो बात की अपीलों की, कल भी मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि जो तो सरबत सजूद होंगे तो शायद उन्हें रिलीफ भी मिल जाएगा। हमने माजी में भी देखा कि जिन लोगों ने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हट कर एक तरफ गए, मिसालें मौजूद है ना। प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी साहब भी हैं, 3 दफ़ा के प्राइम मिनिस्टर रहने वाले मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब भी हैं, शहबाज शरीफ साहब भी हैं, हमजा भी हैं, मरियम भी है। एक लंबी तारीख पड़ी है हमारी सियासत में जमहूरियत को मजबूत करने वाले लोगों की, कि उन्होंने किस तरह यू टर्न लिए और किस तरह वो इक़्तिदार के मज़े ले रहे हैं। तो बेसिक चीज़ ये है कि जब तमाम पोलिटिकल पार्टीज़ इक़्तिदार के लालच से हट कर हकीकी मायनों में नजरियाती तौर पर किरदार अदा करेंगी तो फिर जमहूरियत प्रवेल भी करेगी और मजबूत भी होगी, जो कि मुझे तो दिखाई नहीं देता। अब आते हैं इन हादसात और वाकयात पर। देखिए एक तो डी सीट फौरी तौर पर नहीं होंगे, क्योंकि इन मुकदमात की जब इन्हें नकूल मिलेंगी फैसलों की तो ये हाई कोर्ट में अपील करेंगे। जब तक आपका मामला सब जुडिस है उस वक्त तक आप डी सीट नहीं होंगे। जब फैसला होगा आपके सुप्रीम कोर्ट तक आपको अपील का हक हासिल है। उसके बाद हसनैन चौधरी थे, वो तो ये बात कर रहे थे कि जैसे फैसला आया तो ये क्या कहते हैं ऑपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली समझिए ये डी सीट हो गए। नहीं लेकिन डी सीट नहीं होंगे, ना जराब ऐसा नहीं है। उसको बहुत ज्यादा भी हो, अगर स्पीकर अगर इसको गैर जानिबदारी से भी लें तो आप उसको सस्पेंड कर सकते हैं बहुत ज्यादा। लेकिन चूंकि देखिए ना, आपने तमाम फोरम्स को देखना है। हाई कोर्ट है, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट है। अगर सुप्रीम कोर्ट फाइनली आपको सजा देती है तो फिर आपकी मुअत्तली का प्रोसीजर जो है वो शुरू होगा। मैंने आपसे अर्ज किया था कि ये मामला अभी इसी तरह चलता रहेगा कि जब तक ताकतवर हलकों को सूट करेगा ये सिस्टम यूं ही चलता रहेगा। जब देखेंगे कि बिल्कुल मामला अपनी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं और उनके कंट्रोल में, तो फिर हालात किसी करवट अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो होने वाली तहरीक है वो किसी कंट्रोल में है। मैं आ रही हूँ, मेरा अगला सेगमेंट इसी बात। मैं भी एक फिक्रा मैंने कहा वो रह जाएगा। आप भी बोल रहे वो ये है कि अर्जेंट केसेस सुनने के लिए 3 से 4 बेंचेस जो हैं हाई कोर्ट्स के, वो छुट्टियों के दौरान भी बैठते हैं और वो इसी नेचर के अर्जेंट मैटर को टेकअप करने के लिए बिठाए जाते हैं। तो इसलिए आपका ये खदशा कि वो नहीं होगा, वो टेकअप हो जाएगा। उस पर स्टे मिले या ना मिले, लेकिन वो टेकअप जरूर होगा। साहब क्विकली प्लीज। नहीं मैंने ये अनवर रजा को कहना था कि भाई वक्त निकाल के ना हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये वाली बात बता देना, क्योंकि मुझे तो ये लग रहा है कि उन्होंने फैसला आने से पहले तलवार निकाल के बंदों की गर्दनें उतार देनी है, चाहे बाद में कोई कुछ भी कहता रहे। क्योंकि इलेक्शन कमीशन से मुझे लग रहा है पीटीआई के अरकान की गर्दनें उतारने के लिए, और हमारे स्पीकर पंजाब असेंबली स्पेशली, तो मैं कह जरा उनको भी मैसेज कर देना अनवर, तुम्हारे ताल्लुकात अच्छे हैं कि भाईजान जरा अभी हौसला कर ले, थोड़ा वेट कर ले। इसार राना आपके दादा उस्ताद हैं। इंसाफ की एहतजाजी तहरीक के हवाले से बात करते हैं। कासिम और सुलेमान इमरान खान साहब के साहबजादे, वो भी जाकर चिट ग्रेनेल से मुके आए हैं। इसके बारे में डिस्कशन करेंगे आफ्टर द ब्रेक। स्टे ट्यून्ड। जी वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, जूं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाजी तहरीक के दिन करीब आ रहे हैं, ये तो बात वाज़ेह है कि उनके लिए सख्तियाँ जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एप्लीकेशन भी दे रखी है मीनार पाकिस्तान में जलसे की। हुकूमत का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो उसने कभी भी PTI को वहाँ पर जलसे की इजाज़त नहीं दी इन गुज़िश्ता 2 सालों में जहाँ की PTI मांग करती है। लेकिन इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी है कि आपको याद होगा बानी PTI ने कहा था कि 5 अगस्त चूँकि मेरी गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी, लिहाजा
उस दिन तहरीक जो है वो अपनी उरूज पर होनी चाहिए। कल अली अमीन गंडापुर साहब ये कह फरमा रहे थे कि 5 अगस्त से एहतजाजी तहरीक जो है वो शुरू होगी। ये कुछ समझ नहीं आ रहा, अगर तहरीक तब से शुरू होगी तो फिर वो उरूज पर जो होना थी वो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। रिजवान रज़ी साहब, क्या तैयारी है फिर इन लोगों की? देखिए, अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं अभी उन्होंने रिसेंटली हुकूमती इत्तेहाद के साथ मिल के सेनेट का इलेक्शन लड़ा है और पीटीआई की एक बनती हुई सीट जो कि उसकी 5वीं जनरल सीटों में से सीट बनती थी और उसकी बुनियाद के ऊपर एक रिज़र्व सीट भी पीटीआई की ज़्यादा होती, यूं जो उन्होंने 6 सीटें जीती हैं वो बढ़ के 8 हो जाती। उन्होंने उसकी कुर्बानी दी है, उन्होंने अपने अरकान को ज़ायद वोट डलवा लिए, जैसे मुराद सईद साहब को 26 वोट मिले, हालांकि वो 19 के ऊपर भी सेनेटर मुंतखब हो सकते थे। इस तरह बाकी किसी को 22 दिलवाए हैं, फिर 22, फिर किसी को 21 दिलवाए हैं। तो अपने इजाफी वोट दिलवा के उन्होंने अपने वोट ज़ाया करके एक सीट ज़ाया की और पीपल्स पार्टी को महज 5 नशिस्तों के साथ 2 सेनेट की सीटें जीतने का मौका फराहम किया। तो मेरा मतलब है उसके फ़ौरन बाद मतलब कोई अगर ये कहे कि ये उन्होंने कुछ लेन देन नहीं किया या मुज़ाकरात नहीं किए तो मैं तो भाई फिर उसकी बात के साथ एग्री नहीं करता। ये जो है इसी तरह बहुत सारी बातें जैसे जो है वो बहुत सारी कह रहे हैं कि वो जो एक निश्चित जिसका भी आप जिक्र कर रहे हैं उसके बदले अली अमीन ने कुछ ना कुछ लिया होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, बानी पीटीआई की। मैं अर्ज करता हूँ ना, बेशतर मर्तबा कहा गया कि तैमूर झगड़ा साहब को आप एडवाइजर बनाएं और एडवाइज, लेकिन उनको अभी तक आज की तारीख तक अली अमीन गंडापुर साहब ने एडवाइजर नहीं बनाया। मिशाल यूसुफजई साहिबा एडवाइजर बनी लेकिन उनको फिर उस ओहदे से हटा दिया गया। अब बैरिस्टर सैफ को वो हटवाना चाह रहे थे लेकिन उन्हें नहीं हटाया गया, बल्कि वो सबसे मजबूत मुशीर हैं इस वक्त और वजीर से भी ज़्यादा पावर्स इंजॉय कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर पहले भी वो ये कह चुके हैं कि 3 माह के अंदर मैं तहरीक को उठाऊंगा। तो अब उन्होंने कह दिया कि 5 अगस्त तो वो नुक्ता आगाज होगी। तो उनकी एक अपनी सियासत है और उनकी सियासत का वो कहते हैं कि 1 पॉइंट एजेंडा है कि किसी तरह बानी पीटीआई को या पैटर्न इन चीफ पीटीआई को मैं जेल से निकलवाऊं और वो उस एजेंडे के ऊपर गामजन है। सही। इज़हार राना साहब, आपको भी इतना ही आसान नजर आ रहा है अली अमीन की सियासी दाव पेच को देखते हुए? दूसरा ये भी कि कासिम और सुलेमान अमेरिका पहुंचे, रिचर्ड ग्रेनेल से मुलाकात की, फिर उसके बाद न सिर्फ कासिम और सुलेमान ने ट्वीट की बल्कि रिचर्ड ग्रेनेल ने भी जो है इस सिलसिले में ट्वीट की, जिसका मैं अगर आसान सादा अल्फाज में तर्जुमा करूँ तो इस लड़ाई में हम इकट्ठे हैं, ये कहना था रिचर्ड साहब का। हाउ डू यू सी दिस इन फ्यूचर कि वो पाकिस्तान आते हैं या नहीं भी आते तो अमेरिका रहकर भी वो क्या कुछ कर लेंगे बानी पीटीआई की रिहाई के लिए? रिचर्ड ग्रेनेल ने साथ ये भी कहा कि आप अकेले नहीं हैं, आपके साथ करोड़ों लोग हैं जो इस बोसीदा सियासी निज़ाम के खिलाफ इससे परेशान हैं। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे टार्जन की कोई वापसी टाइप कोई चीज़ हुई है, रिचर्ड ग्रेनेल की वापसी का आगाज़ हुआ है। लेकिन मैं पहले ना सेनेट इंतखाब पे आपकी इजाज़त से 2 कमेंट्स करना चाह रहा था। देखें, 2021 में पंजाब असम्बली में बिल्कुल इसी तरह ही हुआ था। हमजा शहबाज कायदे हज़्ब इख्तिलाफ थे, परवेज़ इलाही वज़ीर आला थे। इसी तरह दोनों ने मिल के पीटीआई और पीपल्स नून लीग ने बिल्कुल जैसे केपीके में हुआ इसी तरह करके एक सीट इजाफी हुकूमती जमात को परवेज़ इलाही को मिल गई थी। नून लीग ने अपनी गवा दी थी इसी मुकाम में। तो ये ट्रेडिशन है मेरा ख्याल है और इसका वो ये कहते हैं कि हम किसी 1-2 बंदे से पैसे अब मतलब फैजियाब हो जाएं, अगर इलेक्शन ओपन करेंगे तो फिर हर बंदे को हमें अकोमोडेट करना पड़ेगा या उससे डील करना पड़ेगा। तो बेहतर ये कि हम आपस में बैठ के जो हैं जजेस ही आपस में तय कर लें, वकीलों को बीच में डालने की क्या ज़रूरत है। तो ये कोई पहली दफ़ा नहीं हुआ। दूसरी चीज़ ये है, ये जो अमेरिका में आमद है दोनों की, तो अभी तो ये वो एक से मिले हैं, अभी इन्होंने बहुत सारे लोगों से मिलना है। अभी जो विल्सन से इनकी मुलाकात तय है, अभी मार्क मोबियो से भी मिलेंगे, बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। अभी कोई उन्हें जल्दी नहीं है। अगर आप ये समझें कि कोई 2-3 दिन में आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। अच्छा, तो इस तरह मुझे ये बताएं, अच्छा मुझे ये बताएं कि आपको पाकिस्तान में मौजूदा क़यादत की एहतजाजी तहरीक में वजन आता है, ये कासिम और सुलेमान की एफर्ट्स आपको इनकी निस्बत ज़्यादा मौसर नजर आएंगी?
देखें पाकिस्तान में क्या ये कोई इतना आसान है? पाकिस्तान में आज तक कोई तहरीक इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के बगैर कामयाब नहीं हुई, उनकी सपोर्ट के बगैर। ठीक है ना? कोई एक मुझे बता दें कि जी वो हुई हो, तो ये कैसे मुमकिन है? एक टूटी फूटी लंगड़ी जमात जिसका कायद 2 साल से जेल में है, जिसके इर्द गिर्द मुफाद परस्त जो हैं वो इकट्ठे हो गए हैं, वो यहाँ पे कोई डेंट डाल देंगे? नहीं डाल सकते। ठीक है, ये सब कुछ जो भी होगा, अगर हुआ तो इसी तरह कोई प्रेशर डेवलप होगा तो होगा। ठीक है, अनवर साहब मुझे ये बताइएगा, एक नई जो जेल तैयार की गई है इस्लामाबाद में, बहुत चांसेस हैं कि बानी पीटीआई को जल्द ही वहां पर मुंतकिल किया जा सकता है। आसानियों का आगाज होगा या फिर नई मुश्किलात का नया बाब रकम होगा? ज़रियाब, अभी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए कोई आसानी दूर दूर तक दिखाई नहीं देती, लेकिन जो ग्राउंड रियलिटीज़ हैं और जो हालात हैं उसके मुताबिक मैं आपसे ये बात कर रहा हूँ। लेकिन अल्लाह ताला को क्या मंजूर है ये ना आप जानते हैं और ना मैं बता सकता हूँ, ये ऐसा ही है। लेकिन अगर वो इस्लामाबाद भी शिफ्ट हुए तो उनको कोई आसानियाँ नहीं होंगी उनके लिए। ये एक ऐसे ज़मीनी सी बात है। जो आप बात कर रही थी ना कासिम और सुलेमान की, देखिए वो जज्बाती तौर पर खून है, हकीकी वारिस हैं इमरान खान के, वो तो अपने बाप के लिए हर तरह की एफर्ट करेंगे। लेकिन अगर तो वो यूएसए में रह के करेंगे तो फिर ये यहाँ पर जो तहरीक आप जिसकी बात करी थी वो उस तरह कामयाब नहीं होगी। क्योंकि आज मैं बड़ा हैरान हूँ कि कोई लाहौर के मौसम ने ना रिजवान रजी साहब पर अच्छा खासा असर किया है। बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के बारे में भी उन्होंने कितनी प्यारी बात की है, देखें। हालांकि अली अमीन गंडापुर मेरे मुताबिक, मेरी जो इन्फॉर्मेशन है, मेरी जो खबरें हैं, जितना जमात को उन्होंने अल्लाह के फजल से नुकसान पहुंचाया ना किसी ने भी नहीं पहुंचाया। लेकिन आप देखें ना रजी साहब और अली अमीन गंडापुर का गढ़ जोड़ दिया, क्या खूबसूरत है। रखते हैं ना वो अली अमीन ने बड़े अच्छे लग रहे होंगे यार। मेरा इसार राना से गढ़ जोड़ करवाया। इसार राना साहब से कभी नहीं किया, इसार राना साहब से और हमसे तो कभी इन्होंने इत्तेफाक नहीं ना किया, और आगे भी हमें दूर दूर तक दिखाई नहीं देता इत्तेफाक करेंगे। अच्छा, ये बड़े सियाने हैं राना सनाउल्लाह की तरह ना। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है, ये अनवर रजा, ये वाहिद प्लेटफॉर्म है जिसमें रजी और हम मैं दोनों एक पेज पे आ जाते हैं अक्सर। ये वाहिद प्लेटफॉर्म है। और मुझे अच्छा आप कहते हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन रजी साहब आज कितने खूबसूरत अंदाज में देखे ना अपना फलसफा और अपना बयानिया बता रहे हैं, मुझे उस पर हैरत हो रही है। अच्छा खैर, आप देखिए ज़रियाब, मैं आपको बताऊं पाकिस्तान तहरीके जी पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर जो लोगों ने खुद अपनी जमात को नुकसान पहुंचाया, शायद वो एस्टेब्लिशमेंट या बाकी सियासी जमातों ने नहीं पहुंचाया। और ये बात कल राना सनाउल्लाह साहब ने भी कही है कि जब पाकिस्तान तहरीके इंसाफ खुद सब कुछ करती चली जाए, हमें कुछ करने की क्या जरूरत। लेते हैं ब्रेक के बाद कंटिन्यू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक वंस अगेन। नाज़रीन, कौमी बर्दाश्त कह लीजिए, इस्तेहकाम कह लीजिए, इस सब के लिए अगर इस वक्त पाकिस्तान में कोई चीज़ इंपॉर्टेंट है तो वो फ़िक्र है, एतदाल है और रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं उसके ऊपर अमल करना है। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में ही आपको कहा था कि आज हम इस टॉपिक पर ज़रूर बात करेंगे, क्योंकि जिस हद तक पॉलिटिकल पोलराइजेशन बढ़ रही है और जितनी एक्सट्रीमिज़म पर हमारी सोसाइटी जा रही है माशरती एतबार से भी, अगर हमने अब से कोशिश शुरू ना की तो हमारे लिए हालात बहुत मुश्किल होते चले जाएंगे। इस स्पेशल सेगमेंट में हमें ज्वाइन किया है रिलीजियस स्कॉलर हैं डॉक्टर सैयद अली रज़ा बुखारी साहब ने। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का बुखारी साहब। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इत्तेदाल, मियान रवी और बर्दाश्त का दर्स दिया, मगर हमारी सोसाइटी में इंतहा पसंदी पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ती चली जा रही है। इसका खात्मा फिलफौर कैसे मुमकिन है? बहुत शुक्रिया। ये बहुत ही अहम बात है कि इस वक्त इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एज ए कौम, हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरा को इस वक्त बहुत ज़्यादा इत्तेदाल, बर्दाश्त, टॉलरेंस की ज़रूरत है। शायद इसकी ज़्यादा इससे पहले इतनी ज़रूरत ना हुई होगी। इस वक्त सबसे ज़्यादा इस बात पे तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमने अगर आगे एज ए कौम बढ़ना है, कामयाबी की तरफ बढ़ना है, तो उसके लिए इत्तेदाल पसंदी का होना, टॉलरेंस और बर्दाश्त का होना नागुज़ीर है। और जिस तरह आपने सवाल में कहा कि इसके लिए सबसे बेहतरीन जो सोर्स है, सोर्स ऑफ गाइडेंस, वो है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात हैं, आपकी शख्सियत है, आपकी सीरत है, आपका उसवा है, आपका तरीक़ा है और आपकी सुन्नत है। और उसमें बहुत सी बात हो सकती है, लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात ग्रामी को अल्लाह ताला ने जो अखलाकियात है, जो मोरलिटी है, उसके हाईएस्ट क्राइटेरिया पे कायम फाइजुल मराम फरमाया, बहुत बड़ा मकाम अता फरमाया। और वो अमलन आपने देखा कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात और अमल से इस बात को उन्होंने साबित किया। बहुत सी मिसालें हैं
بدترین دشمنوں کے ساتھ بھی اعتدال کے ساتھ. طائف کے میدان میں پتھروں سے زخمی ہو گئے لیکن ان کے لیے بددعا نہ کی. اس میں ایک میسج ہے, اس میں ایک ٹیچنگ ہے, اس میں ایک تعلیم ہے. اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ ایز اے سوسائٹی ایک فرد سے لے کے افراد تک, افراد سے لے کے قوم تک, ہم سب کو, جسٹ میں ریلیجس ٹالرنس کی بات نہیں کرتا, میں پولیٹیکل ٹالرنس کی بات کروں گا, میں سوسائٹی میں ہر شعبے میں ٹالرنس کی بات کروں گا, اعتدال کی بات کروں گا. اور اس کے لیے اس کے مقابل آتا ہے, آپ نے جیسے کہا, وہ انتہا پسندی ہے, وہ ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے. اور ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ایک, میں سمجھتا ہوں کہ مائنڈ سیٹ ہے اور ایک نفسیاتی بیماری ہے. اس کو ایڈریس کرنا ہوگا. ہم جسٹ آپ ٹالرنس کے سامنے یکدم, میری فائنڈنگ ہے, انتہا پسندی کو ہم نہیں لاتے. یکدم ٹالرنس کے سامنے ہمارے رویے ہیں, ہمارا غصہ ہے, عدم برداشت ہے. اس کے لیے اینگر مینجمنٹ جو ہے, اپنے رویوں میں ایک فرد سے لے کے, میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ بہت عام بات ہے. معاشرے کو مل کر جو ہے نا وہ ایفرٹ کرنی ہوگی, کسی ایک کے اوپر اس کا جو ہے وہ بوجھ, ذمہ داری نہیں ڈالی جا سکتی. میں مزید اس سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہوں گی, لیکن رضی صاحب چونکہ آپ اور ہم اکثر ٹاک شوز کر رہے ہوتے ہیں نا, سیاسی معاملات پر گفتگو کر رہے ہوتے ہیں, سر ہمارے ہاں شاید ہی کوئی ایسی سیاسی جماعت ہوگی کہ جہاں پر کوئی فکری اور دینی سوچ رکھنے والا کوئی شخص موجود نہ ہو. یا تو وہ کسی سیاسی عہدے پر فائز ہوگا, اگر کسی سیاسی عہدے پر نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں تنظیمی ڈھانچے کا ضرور حصہ ہوتا ہے. لیکن سر اس کے باوجود ہم اکثر سیاسی جماعتوں میں بھی یہی دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی ایک دوسرے کے لیے احترام جو ہے اختلاف کا وہ خاصی حد تک کم ہوتا چلا جا رہا ہے. صاحب دیکھیے, بخاری صاحب نے جیسے فرمایا, اور میری خواہش تھی کہ یہ اس کا بھی تذکرہ کرتے, جو انہوں نے سنت رسول کے اتباع کی بات کی ہے, اس کے اندر میں ایک ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریق عرض کرنا چاہوں گا. آپ سامع بہت اچھے تھے. جب بھی کوئی ان سے مخاطب ہوتا تو آپ وہ کہتا کہ مجھے ایسے لگتا کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف انہیں سن رہے ہیں اس کائنات کے اندر. تو اس لیے ہم ان کی کوئی سنت بھی آج کے دن میں اگر اس کو تازہ کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ ہمارے لیے بخشش کا سامان ہے. لیکن ہم ان کے بہت سارے اسوہ حسنہ کے جو پہلو ہیں, جو پھول ہیں, ان کو ہم نظر انداز کر بیٹھے ہیں آج کی زندگی کے اندر, کہ کسی کی گفتگو سننا بھی آپ اور اس کے نظریات کے ساتھ آپ کے اندر برداشت کو جنم دیتا ہے, کیونکہ ظاہر ہے وہ بندہ اپنے پرسپیکٹو سے بات کر رہا ہوتا ہے. ہمارے ہاں جب سے یہ ریٹنگ کا چکر چلا ہے نا ٹی وی کے اوپر, کہ ایک کو کہا کہ آپ بھی بول لیں اور دوسرے کو کہا کہ آپ بھی بول لیں, تو ہماری اگلی نسل میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہماری مائیں بچوں کو موبائل دے کے اور سکون کے ساتھ کام میں مصروف ہو جاتی ہیں, اور بچہ ون سائیڈڈ بات سنتا جاتا ہے اور اس کا ایک نظریہ بن جاتا ہے. وہ مائیں جو وضو کر کے اپنے بچوں کو دودھ پلایا کرتی تھی, وہ شاید اب آہستہ آہستہ اگلی نسل میں بالکل ہی غائب ہو جائیں. تو وہ ماں کا بھی انٹریکشن پہلا ہوتا ہے, اس کے بعد سوسائٹی کا انٹریکشن ہوتا ہے. اور اگر اس نے بچے کی تربیت ہو کہ بیٹا دوسرے کی بات پہلے سننی ہے, تو پھر یہ عدم برداشت کا خاتمہ گھر سے شروع ہو جائے گا. ہونی چاہیے. ڈاکٹر صاحب, قومی یکجہتی کے حوالے سے جب ہم لوگ بات کرتے ہیں تو مساک مدینہ ہمارے پاس ایک بہت بڑی مثال ہے, اور سماجی ہم آہنگی کا فلاحی ماڈل کیا ہے بطور ریاست, وہ بھی ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بہت پہلے ہی بتا چکے ہیں. لیکن ریاست اور شہری دونوں مل کر اس میں کیا کردار ادا کر سکتے ہیں؟ اس کے لیے بالکل کردار ادا کرنا چاہیے. اتنے میں سمجھتا ہوں کہ نیشنل انٹیگریشن کے لیے, قومی یکجہتی کے لیے, قومی وحدت کے لیے, یونٹی کے لیے, پھر کہوں قوم بننے کے لیے میثاق مدینہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا ماڈل ہے. اس کو فالو, جہاں آپ دیکھ لیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام مذاہب کے ماننے والے, ڈیفرنٹ جو ہے نا, جو کلر, کریڈ, بیک گراؤنڈ کے لوگ, ان سب کے ساتھ ایک تاریخ کا بہت بڑا عمرانی معاہدہ جس میں سب کو ایکول رائٹس دیے گئے, ان کو حقوق دیے گئے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تعلیم کو اس وقت حاصل کرنے کی ضرورت ہے, اور پاکستان میں قومی یکجہتی کے لیے میثاق مدینہ سے بہتر کوئی گائیڈ لائن, کوئی گائیڈنس, کوئی بہتر رہبری نہیں ہو سکتی کہ اس کو ہم فالو کریں. اور میں اس میں آپ یہ گزارش کروں گا کہ جس طرح آپ نے کہا کہ تمام طبقات, تمام جماعتیں, پولیٹیکل پارٹیز ہوں, ریلیجس, وہاں یہ ٹریننگ ہونی چاہیے. یہ گپ شپ سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا, دو چار باتوں سے نہیں. سیرت نبوی کا ہمارے بھائی ذکر کر رہے تھے, اتنا ایکسٹینسو ٹاپک ہے, وہ تو نور کا سمندر ہے, روشنی اخذ کرنی ہے. ایگزیکٹلی روشنی یہ فون سکرین کے اندر نہیں ہے, یہ روشنی من کے اندر ہے. اس کو حاصل سیرت نبوی سے لے کے اس نور کو بکھیرنے کے لیے اس کے لیے مہم چاہیے.
نیگیٹیوٹی کے لیے, منفی باتوں کے لیے, ایگزیکٹلی ریٹنگ کے لیے ہمیں کہنے کو, بولنے کو, سننے کو بہت کچھ ہے. مباحثہ اور مناظرہ نہیں ضرورت, مکالمہ کی ضرورت ہے, ڈائلاگ کی ضرورت ہے, سننے سنانے کی ضرورت ہے, انڈرسٹینڈنگ کی ضرورت ہے, اور تحمل و برداشت کی ضرورت ہے. یہ ہمارے معاشرہ میں ہمیں سب سے زیادہ ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے, اس لیے کہ ہمارے پاس پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہے, سیرت ہے, جنہوں نے عمل کر کے اس بات کو ثابت کیا. اگر آج میں احترام ہونا چاہیے, سیرت طیبہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں فکری وسعت تھی, مگر اب کوئی شخص دوسرے کی بات سننے اور سمجھنے کو تیار نہیں ہے. سیاسی اور سماجی جو ہمارے معاشرتی رویے ہیں وہاں پر اختلاف رائے کو ایکسیپٹ کرنے کا, تسلیم کرنے کا ہمیں مادہ نہیں رہا ہے. وجوہات کیا ہیں وہ شاید چند ایک آپ گنوا چکے ہیں, اور بہت سی وجوہات ہم جانتے ہوئے بھی ہم ان کے اوپر کام نہیں کر پا رہے ہیں, کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے کچھ لوگوں کے نظریات مختلف ہیں, دوسرے رہنے والے لوگوں کے نظریات مختلف ہیں, لیکن بات کرتے کرتے بات بحث کی طرف چلی جاتی ہے, اور بعض اوقات ہم لوگ بدتمیزی کرنا شروع کر دیا ہم نے اپنے بڑوں سے. بالکل, یہ بات میں آپ سے اتفاق کروں گا. دیکھیں, اختلاف یہ ہونا چاہیے, تعمیری اختلاف ہو سکتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم. اختلاف انتشار کے لیے, فساد کے لیے نہیں ہونا. فساد کے لیے انتشار کی کوئی گنجائش دینی تعلیم میں نہیں ہے, پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں نہیں ہے. آپ جو کنسٹرکٹیو بات ہے وہ کریں, اختلاف رائے کریں, تحمل سے دوسروں کی بات سنیں اور اس کو برداشت کرنے کی. اور سب سے بڑی بات میں آج کی سوسائٹی میں کہوں گا, یکدم جو نیگیٹیوٹی امیجیٹلی ری ایکشن کرنا. ہمارے ایک دوست کہا کرتے تھے, آپ سے کو بات ایسی آ جائے جس کو آپ نے فوراً ریئیکٹ کرنا ہے, آپ آدھا گھنٹہ ذرا سوچ لیں تو آپ کے جذبات بالکل ٹھنڈے ہو جائیں گے, آپ بہت بہتر انداز میں رسپونڈ کر سکیں گے. یہ سوسائٹی میں سوشل میڈیا یکدم ٹھیک ہے, اس کے فائدے بھی ہیں, نقصانات دونوں چیزیں ہوں گی, لیکن یکدم بندہ ریئیکٹ کرتا ہے, وہ نہیں سمجھتا, بڑے چھوٹے کی کوئی تمیز نہیں ہے. یہ ہمارے معاشرے میں ہم اس کا فقدان ہے. ہمیں احترام, ہمیں رسپیکٹ, جو میوچل رسپیکٹ ہے یہ سوسائٹی میں, اس کا ہمیں فقدان ہے. اس کے لیے ہمیں کوشش کرنی ہے, اور ہر فرد کو کوشش کرنی ہے. جو صوفی ہیں وہ کہتے ہیں سب سے پہلے اپنی ذات سے شروع کریں پھر آگے بڑھیں. بات کروں گی جو آپ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ درست فرما رہے ہیں, اور ہم نے یہاں پر اکثر اوقات دیکھا ہے پچھلے گزشتہ 1 سے 1.5 ماہ میں پاکستان کی سوسائٹی میں ڈاکٹر صاحب ایسے ایسے واقعات رپورٹ ہوئے ہیں کہ جس نے پوری قوم کو ہلا کر رکھ دیا. چاہے بیٹی کا قتل ہو, چاہے ٹک ٹاک کی ایپ ڈیلیٹ کرنے پر کسی کو جو ہے وہ قتل کر دیا جائے, اس کے علاوہ اور دیگر جو معاملات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں. تو یہ شدت پسندی پہلے سے بہت بڑھتی چلی جا رہی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ قومی یگانگت ہو, یکجہتی ہو, یہ تقسیم در تقسیم, اس کا خاتمہ ممکن کیسے ہو سکتا ہے؟ خاتمہ اس سے یقیناً ٹالرنس سے اور حضور پاک کی تعلیمات پہ عمل کرنے سے اور صحیح طریقے سے اپنانے سے خاتمہ ڈیفینیٹلی, اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو انتہا پسندی ہے, جو ایکسٹریمسٹ آئیڈیالوجی ہے, جو نظریہ ہے, اس کو رد کرنا ہوگا, اس کو ہر سطح پہ رد کرنا ہوگا. یہ رد الفساد اس کا درکار ہے. میں سمجھتا ہوں اس آئیڈیالوجی کے خلاف ہماری قوم نے کردار ادا کیا. ہمارا نیشنل نیریٹو پیغام پاکستان ہم نے دیکھا, اس کے اثرات سوسائٹی میں دیکھے, تمام طبقات لے کے اس کو آگے بڑھے, مشائخ علماء کے آگے بڑھے, اور معاشرے کے سارے طبقات, ہماری خواتین, دختران پاکستان کا نیریٹو, ہمارے یوتھ وہ آگے بڑھے. تو اس کا اثر ہم نے دیکھا. آج میں سمجھتا ہوں پیغام پاکستان جو پیغام اسلام ہے, جو ٹالرنس کا میسج ہے, جو ہیٹ سپیچ کو, جو ہیٹ فل آئیڈیالوجی کو مسترد کرتا ہے, اس کو ایز اے تحریک لے کے آگے بڑھنا ہوگا. پورے ملک میں اس کی مہم کرنی ہوگی, اور اس طرح کی آئیڈیالوجی نظریہ کو ریجیکٹ کرنا ہوگا جو کہیں قانون کو آپ اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں. ہمارا ملک, ہمارے پاس قانون ہے, اور اسلامی جو ہے نا ایک ملک ہے, اس میں دین رحمت کی تعلیمات, اللہ کے دین کے ہمارے پاس موجود ہیں, اس کے مطابق چلنا ضروری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تمام چیزیں, ہم وہ خوش نصیب لوگ ہیں, خوش قسمت قوم ہے, یہ سارے خزینے ہمارے پاس ہیں, لیکن پوائنٹ یہ ہے اس پہ عمل کرنا, اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. ہمارے پاس سب کچھ موجود ہے, لیکن اس پہ ایک سنسیئرٹی اور ڈیووشن کے ساتھ سوچنا اور عمل کرنا کے ساتھ سوچنے کی ضرورت ہے, اس کے اوپر عمل کرنا بھی ضروری ہے. بہت شکریہ آپ کا ڈاکٹر صاحب اپنا وقت دینے کے لیے اس خصوصی سیگمنٹ میں. ناظرین, ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم آہنگی پیدا کرنے کی کوشش کریں, ہم اختلاف میں احترام پیدا کرنے کی کوشش کریں. اجازت دیجیے, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.